नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली की आम आदमी सरकार और उपराज्यपाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। एलजी ने केजरीवाल को लेटर लिखकर कहा है कि जो आप सरकार उन पर झूठे आरोप लगाकर आम जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने सरकार द्वारा उन पर लगाए जा रहे आरोपों के सबूत मांगे हैं। एलजी विजय कुमार सक्सेना ने चिट्ठी में लिखा है कि पिछले दिनों आपकी पार्टी के लोगों और आपके कैबिनेट के साथ ही बिजली और स्वास्थ्य मंत्री ने उनके खिलाफ झूठे, भ्रामक, आपत्तिजनक और गैर मर्यादित बयान दिए। इसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उपराज्यपाल ने पत्र में उदाहरण देते हुए कहा है कि मौके पर आपकी तरफ से बयान देते हुए ये कहा गया है कि पीएम और एलजी दिल्ली में बिजली पर मिल रही सब्सिडी को खत्म करना चाहते हैं, जबकि वो हमेशा से गरीबों को सब्सिडी मिलते रहने के हिमायती रही हैं। वहीं एलजी ने चिट्ठी में आरोप लगाते हुए कहा कि सब कुछ जानबूझकर ओछी और गंदी राजनीति के तहत किया जा रहा है। आप एक भी ऐसा कोई दस्तावेज दिखाइए जिसमें सब्सिडी बंद करने के लिए कहा गया हो। वहीं चिट्ठी में दावा किया गया है कि बिजली मंत्री ने ही सब्सिडी से संबंधित फाइल कैबिनेट में फाइल कराने को और भेजने में देरी की, जिसके बाद खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठे बयान मीडिया को दिए। उन्होंने कहा कि आपने जो दावे मीडिया के सामने किए हैं वो अपने उन दावों के मुताबिक दस्तावेज पेश करें, वरना माना जाएगा कि आप जानबूझकर दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रही हैं और गंदी राजनीति का खेल खेल रही हैं, जो कि निंदा और कानूनी कार्रवाई के योग्य है। तो बता दें कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच रात थमने का नाम नहीं ले रही है। एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच रात थमने का नाम नहीं ले रही है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को एक लेटर लिखा है और साथ ही उन्होंने सरकार की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों के सबूत मांगे हैं। एलजी विजय कुमार सक्सेना ने चिट्ठी में लिखा है कि पिछले दिनों आपकी पार्टी के लोगों और आपके कैबिनेट के साथ ही बिजली और स्वास्थ्य मंत्री ने उनके खिलाफ झूठे, भ्रामक, आपत्तिजनक और गैर मर्यादित बयान दिए। इसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उपराज्यपाल ने पत्र में उदाहरण देते हुए कहा कि कई मौके पर आपकी तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि प्रधानमंत्री और एलजी दिल्ली में बिजली पर मिल रही सब्सिडी को खत्म करना चाहते हैं, जबकि वो हमेशा से गरीबों को सब्सिडी मिलते रहने के हिमायती रही हैं। वहीं एलजी ने चिट्ठी में आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर ओछी और गंदी राजनीति के तहत किया जा रहा है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ आप नेता संजय गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। संजय जी, एलजी ने केजरीवाल को लेटर लिखा है और साथ ही कहा है कि झूठे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अभी बीते दिनों जो आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एलजी पर आरोप लगाए थे। संजय जी से कुछ तकनीकी समस्या की वजह से, लेकिन आपको बता दें दिल्ली एलजी का सीएम अरविंद केजरीवाल को एक लेटर है और सबूत मांगे गए हैं सरकार की तरफ से। जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, कहा गया है कि गुमराह करना बंद करें, जो कहा है उसके सबूत पेश करें। लगातार मुश्किलों में वैसे भी केजरीवाल फंसे हुए, कभी सीबीआई का समन उन्हें दिया जाता है तो कभी गोवा पुलिस में उन्हें बुलाया जाता है, और अब एक बार फिर से एलजी ने उनको लेटर लिखकर सबूत मांगे हैं। तो आतिशी ने बीते दिनों आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी पर कई आरोप लगाए थे। कहा गया था कि फाइल अपने पास अटका रखी है एलजी ने और सब्सिडी को बंद करना चाहते हैं। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बार फिर संजय गुप्ता जी, आप नेता है, वो जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। संजय जी, दिल्ली एलजी और सरकार के बीच में जो है रात थमने का नाम नहीं ले रही है। एलजी ने एक बार फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखा है और जो आरोप सरकार की तरफ से उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उन सभी चीजों के सबूत मांगे हैं। हेलो जी संजय जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
अब दोबारा बताओ मैम, थोड़ा सा शोर हो रहा था। हेलो। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच लगातार जो है रार बढ़ती नजर आ रही है। इनके बीच में समझौता अभी तक नहीं हो पा रहा है और केजरीवाल को एलजी ने लेटर लिखकर सबूत की मांग की है, जिस तरीके से सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। मैम, आम आदमी पार्टी चाहती है सबको बिजली फ्री मिले, सबको अच्छे जो पहले से योजना चल रही है उसको चालू रखा जाए। और क्या, एलजी साहब बंद करना चाहते हैं। जी, तो संजय जी, जिस तरीके से एलजी ने कहा है लेटर में कि गुमराह करना बंद करे, जो भी कह रही है सरकार उसके सबूत दे, तो इतने कॉन्फिडेंस से जब एलजी ये बात कह रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जिस तरीके से आरोप लगा रही है एलजी के ऊपर वो गलत है, या फिर जनता को सच में गुमराह करने की कोशिश है? क्योंकि बीते दिनों आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी पर ही सीधा सीधा आरोप लगाया था। नहीं, आपकी मैम ने जितना जाके बोला है, जब जाके ये दोबारा से योजना चालू हुई है बिजली वाली, नहीं तो वो बंद की जा रही थी ये तो। जी, तो संजय जी, आपको क्या लगता है कि लेटर जो लिखा है एलजी ने उसका जवाब केजरीवाल देंगे, और क्या लगता है क्या जवाब देंगे, कब तक देंगे? सब चीज का जवाब देंगे, सब चीज को हम चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बढ़िया चले और लोगों की व्यवस्था अच्छी बने। जी, लेकिन आरोपों के ऊपर क्या कहेंगे? आपकी सरकार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है? आपको क्या लगता है कि एलजी क्या वाकई में सब्सिडी को बंद करना चाहते हैं, फाइलों को अटकाए रखते हैं? एलजी साहब हर जो जो सरकार की जो भी फाइल चाहते हैं उसे अटका देते हैं। काम नहीं होते, दिल्ली सरकार के कोई काम करते नहीं है, कोई काम नहीं होते, इसलिए वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता परेशान रहे। जी, लेकिन ऐसा क्यों चाहते हैं? ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि क्योंकि सीधे तौर से अगर देखा जाए तो केजरीवाल भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जनता के लिए काम कर रहे हैं और एलजी भी जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, तो क्यों वो जनता को परेशान करना चाहेंगे? जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है ना, तो चलिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा चर्चा के लिए इस खबर की। तो बता दें कि दिल्ली एलजी और केजरीवाल के बीच रार थमने का नाम नहीं ले रही है। एलजी ने केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है, वहां चिट्ठी में दावा किया गया है कि बिजली मंत्री ने ही सब्सिडी से संबंधित फाइल कैबिनेट में फाइल कराने और भेजने में देरी की थी, जिसके बाद खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर झूठे बयान मीडिया को दिए गए। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय के बारे में जानकारी मिली है कि वो सोमवार देर रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले उनके बेटे शुभ्रांशु राय ने दावा किया था कि उनके पिता लापता हैं। वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इसको लेकर परिवार की ओर से एयरपोर्ट पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकुल रॉय सोमवार शाम इंडिगो की फ्लाइट 6E898 से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। फ्लाइट को सोमवार रात 9:55 पर दिल्ली लैंड करना था, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं चल सका। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना था कि अभी तक कोई भी औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। अपनी पत्नी की मौत के बाद लंबे समय से बीमार चल रहे रॉय हाल ही में फरवरी में अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो 1998 से ममता बनर्जी के साथ मुकुल रॉय जुड़े हुए थे। उसके बाद 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। 2021 जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी से ही मुकुल रॉय ने चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में जब वो चुनाव जीत गए तो उन्होंने बीजेपी को छोड़कर टीएमसी वापस ज्वाइन कर ली। शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी केस में जमानत पर सुनवाई आज हो रही। ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई से पहले ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। उसी दौरान सुनवाई 18 अप्रैल को तय की गई थी। ईडी ने सोमवार को ही कोर्ट में कहा था कि अप्रैल के आखिर में मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढाल और अरुण रामचंद्र पिल्लई के खिलाफ अगली चार्जशीट भी फाइल करने वाली है। मनीष सिसोदिया की कस्टडी
17 अप्रैल को खत्म हो गई थी, जिसके बाद सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। स्पेशल जज M.K. नागपाल ने सिसोदिया को 27 अप्रैल तक ईडी और 29 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी दी है। कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को भी 29 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में भेजा है। गौरतलब है कि शराब नीति मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई अनियमितता के मामले की जांच कर रही है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की हिरासत में है। उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। तो बता दें कि सिसोदिया मुश्किल में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सिसोदिया ट्रायल कोर्ट में उनकी एक बार सुनवाई हो चुकी है। तो बता दें शराब नीति मामले में जमानत पर सुनवाई है। आज सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं ये देखने वाली बात है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने 200 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुकेश चंद्रशेखर को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सुकेश ने याचिका दायर कर इस केस को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की है। सुकेश ने अपनी याचिका में जज पर पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। सुकेश चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई और जज उनकी सुनवाई करे। ठग सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में तलब पेश किया गया है और इस मामले में दूसरे जज को केस ट्रांसफर सुकेश करवाना चाहता है। पक्षपात करने के आरोप सुकेश ने इस मामले में लगाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है जिसमें कई अभिनेत्रियों का नाम भी सामने आया है, लेकिन ठग सुकेश चंद्रशेखर को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। इसी मामले को लेकर उन्होंने जज पर पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ दूसरे जज को मामला भेजने की बात कही है कि दूसरे जज को केस ट्रांसफर किया जाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली में उपचार करवाने आ रहे मरीजों को जल्द ही लैब ऑपरेशन थिएटर सहित अन्य की तलाश के लिए भटकना नहीं होगा। महज एक क्लिक से उन्हें पता चल जाएगा कि उक्त जगह पर कहाँ है और वहां तक कैसे जाना है। मरीजों की समस्या को देखते हुए एम्स ने स्वदेशी इंट्रा हॉस्पिटल नेविगेशन सिस्टम की खरीद के लिए समिति का गठन किया है। ये समिति अगले 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। साथ ही अगले 3 माह में ये सेवा शुरू करने की दिशा में काम करेगी। इसे लेकर एम्स निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास ने एक आदेश जारी किया है। एम्स से मिली जानकारी के अनुसार परिसर में रोजाना 25,000 से अधिक मरीज और उनके तीमारदार आते हैं। इन मरीजों को उपचार एम्स के अंसारी नगर, झज्जर, बल्लभगढ़, त्रिलोकपुरी और गाजियाबाद के परिसर में होता है। एम्स दिल्ली और NCI झज्जर से जुड़े हुए कई अन्य बड़े केंद्र भी हैं। यहाँ संबंधित रोग का उपचार होता है। इसके अलावा यहाँ काफ़ी सारी प्रयोगशाला, परामर्श कक्ष, ऑपरेशन कक्ष सहित 58 से अधिक विभाग हैं। इनकी पूरी जानकारी ना तो सभी स्टाफ को है और ना ही अन्य को। ऐसे में कोई भी व्यक्ति सही से जानकारी नहीं दे पाता है। अभी सुरक्षा गार्ड पर ज़्यादातर लोग निर्भर है, लेकिन अब इंट्रा हॉस्पिटल सिस्टम तैयार किया जाने वाला है जिसकी पूरी जानकारी देगा। नेविगेशन भी इसमें दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी मरीजों को देखने को ना मिले। मरीजों को इंफ्रा हॉस्पिटल सिस्टम लागू होने के बाद काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा विभाग यहाँ हैं, ज़्यादा जानकारी ना ही स्टाफ को है और ना ही अन्य लोगों को है। अभी देखा जाए तो सुरक्षा गार्ड पर लोग निर्भर हो जाते हैं, लेकिन पूरी जानकारी उन्हें भी नहीं होती है। तो अब इंफ्रा हॉस्पिटल सिस्टम लागू होने के बाद परेशानियां कम होंगी और फ़ायदा लोगों को मिलेगा। किसी भी प्रकार से
कहीं जाने के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कौन सा डिपार्टमेंट किस साइट पर है, कहाँ पे किस तरीके से इलाज किया जाएगा, किस विभाग में इलाज होगा, तो तमाम प्रकार की जानकारी इसमें मिलेंगी आपको। और किसी भी प्रकार की परेशानी जिस तरीके से अभी देखने को मिलती है वो आगे देखने को नहीं मिलेंगी। सीएम फ्लाइंग ने नाबालिग बच्चियों को शादी कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना इलाके में स्थित राजीव कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नाबालिग बच्ची की शादी रुकवाई है। मंडप से दूल्हे और पंडित को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले भी शादी करवाने वाले आरोपी महिला 2 नाबालिग बच्चियों की शादी करवा चुकी है। तो बता दें सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी रुकवाई है और एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नाबालिग बच्चियों की शादी को करवाता है। और इस गिरोह में एक महिला है जो इससे पहले भी 2 नाबालिग बच्चियों की शादी करवा चुकी है और एक बार फिर से ये शादी करवाने जा रही थी एक नाबालिग बच्ची की। और इसी बीच सीएम फ्लाइंग को जानकारी मिली और पूरी टीम यहाँ पहुंची है। पूरे मामले की जांच में टीम जुटी हुई है और साथ ही साथ आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया है। देखिए नाबालिग की शादी करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दूल्हे सहित पंडित को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और सीएम फ्लाइंग ने मामले में कार्रवाई की है। दिल्ली में कोरोना की जांच बढ़ने के साथ ही मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा तेजी पूर्वी दिल्ली में देखी जा रही है। वहां कोरोना संक्रमण दर 40% के करीब पहुंच गई है, जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे कम संक्रमण दर 17% के करीब है। डॉक्टरों की माने तो कोरोना का नया स्वरूप XBB 1.16.1 लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि गंभीर नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग पहले से हृदय कैंसर, दमा, टीबी सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें संक्रमित करने के साथ ही गंभीर बना जरूर रहा है। यही कारण है कि अप्रैल माह में कोरोना से काफी मरीजों ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना ऐप के अनुसार दिल्ली के अस्पतालों में अभी 325 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 35 मरीज आईसीयू के साथ वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। ये सबसे गंभीर मरीज हैं। इनमें से ज्यादातर मरीज कोरोना के साथ अन्य रोग से भी पीड़ित हैं। वहीं अस्पतालों में भर्ती मरीजों में से 310 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 105 मरीज वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ और दिनों तक कोरोना के मामलों में तेजी रहने की आशंका है। इन दिनों विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। यदि सख्ती के साथ कोविड नियमों का पालन किया जाता है तो संक्रमण फैलने का खतरा कम रहेगा। साथ ही अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज को भी सुरक्षित रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है। पिछले सप्ताह के मुकाबले दिल्ली के जिलों में 7 से 10% तक की बढ़त दिख रही है। मंत्रालय के अनुसार दिल्ली के जिलों में 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक संक्रमण दर का आंकड़ा 37% के स्तर को पार कर गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अप्रैल में बढ़ती गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया जा रहा है। दोपहर के समय सूरज की तपिश के बीच झुलसा देने वाली गर्म हवाएं परेशान कर रही हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों को गर्मी से मामूली राहत मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिन गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में आज 17 अप्रैल को अधिकतम तापमान
तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार ताज़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में देखने को मिल सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं 19 और 20 अप्रैल को गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान भी है। इस दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर 23 और अधिकतम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो बढ़ती गर्मी का असर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, मौसम का मिजाज अब बदल सकता है, मौसम विभाग ने जानकारी दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।